Now today we will start unit number 14. It's a very easy one, and you can cover marks through this chapter. Okay, chapter number 14, and the name of this chapter is बोलो Coordination compound. बायोमोलेक्यूल्स. क्या बोलेंगे? बायोमोलेक्यूल्स. कृतार्थ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं चला रहे, बायोमोलेक्यूल्स चला रहे बेटे. समझा? ओके, नेक्स्ट वन. ओके, a living system. Okay, what do you mean by biomolecules? सबसे पहले what do you mean by biomolecules? So हमें पता है कि हमारी जो लिविंग सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, उसके पार्ट्स है, उसके ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, उनको अच्छी तरह से वर्क करने के लिए कई सारे ऑर्गेनिक और कई सारे केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स की जरूरत रहती है. उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोला हूँ? टू अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री of the molecules which are essential for our living system, and they all are responsible for the living system are known as the biomolecules. Okay, कि हमारी जो लिविंग सिस्टम होती है, हमारी जो लिविंग सिस्टम होती है, एज टाइम विल पास ग्रोज, उसका ग्रोथ होता है. ओके, सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो हमारी लिविंग सिस्टम है, वो सब बनी किससे हुए है? इट इज फॉर्म बाय नॉन मॉलिक्यूल. इट इज फॉर्म बाय नॉन मॉलिक्यूल और यार सॉरी, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स. ठीक है. लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस. लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ. एमसीक्यू के लिए ये क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन है कि हमारा जो लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ various complex biomolecules like ओके. उसमें सबसे पहला जो है, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. क्या पढ़ने वाले बच्चों? हम सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. दूसरे हैं प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर विटामिन्स, फिर हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स. Okay, RNA, DNA, nucleic acids, they all are very, very essential for our living system. So living system is basically made up of non-living molecules which are very essential for our body, are known as the biomolecules. And examples of biomolecules are carbohydrates, protein, lipid, vitamins, hormones, and nucleic acid. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, आपको पता होगा हमारी बॉडी के जो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हमारी बॉडी की जो एनर्जी पावर है, पावर सोर्सेस, वो कार्बोहाइड्रेट है. प्रोटीन है, हमारे मसल्स के शेप को मेंटेन करता है. विटामिन है, वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी को. विटामिन जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए. आजकल कोरोना में सबसे ज्यादा किसी की सेलिंग है तो विटामिन की है, और जो भी दवाइयां होती है उसमें विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं. हॉर्मोन्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, they all are responsible for the heredity. And lipid, as you are knowing that lipid will form good structure of human, or I can say living system. ये सभी हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम किसके, अब देखो पूरा चैप्टर में तीन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड. ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट.
विटामिन और हॉर्मोन्स के बारे में बहुत कम पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। चलो रेडी सब। Yes, So sir. first of all, Yes, sir. Yeah. let's start with the carbohydrate and introduction of carbohydrate. Question आ सकता है, what do you mean by carbohydrate? Explain the mechanism, explain the application of it. तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता है carbohydrates. So carbohydrates are primarily मतलब हम लोग कहें तो basically they are made up by plants. Okay. मैं आपको बता सकता हूँ ग्लूकोज सबसे पहला, अगर छोटा सा कार्बोहाइड्रेट की जो बहुत ही जरूरी है ग्लूकोज. ग्लूकोज इज फॉर्म बाय ट्री, यस और नो, प्लांट्स, है ना. Carbohydrates are primarily Yes, sir. produced by the plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds. Such a common examples are glucose, cane sugar, glucose, cane sugar, starch. ये सब जो है बच्चों, ये सब जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट से, यस और नो. Yes, sir. मोस्ट ऑफ देम हैव अ जनरल फॉर्मूला, और बाकियों के पास जो जनरल फॉर्मूला है, इनके पास स्टार्च है, फिर सेलुलोज है, कैन शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बो और हाइड्रेट्स, इसका जनरल फॉर्मूला है CH2OY. और पहले ये माना जाता था, नेम देखो इसका, ऐसे नेम किए दिया कार्बोहाइड्रेट्स, तो पहले ये माना जाता था कि ये जो कार्बन है उसके आसपास पानी के मोलिक्यूल होते हैं. हर बार यहाँ पे कार्बन जो है वो पानी के मोलिक्यूल से घिरा हुआ है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो 2:1 है, इसीलिए इसको ये लोग क्या नाम देते थे, कार्बोहाइड्रेट्स. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो C6H12O6, आप देखो उसमें क्या होता था, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 ऐसे, कार्बन 6H2O6, तो ये बोलते थे कार्बोहाइड्रेट. अब सुक्रोज की बात करो बच्चों, क्या होता है बताओ सुक्रोज में. तो मतलब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 12 कार्बन है और H2O कितने हैं बताओ. 11. सो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 में थे, तो ये सब जानने की वजह से सबने ये बोल दिया कि दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन के साथ पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, लेकिन फिर कई मॉलिक्यूल ऐसे निकले, फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ा. क्यों? लैक्टिक एसिड की बात करें हम लोग, लैक्टिक एसिड, फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिडिक एसिड, इन सब में आप देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एक ही थे. देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, 2:1 ही है. अगर आप लैक्टिक एसिड की बात करो तो ड्रॉ कर लो लैक्टिक एसिड, COH, COOH, H एंड CH3. तो देखो हाइड्रोजन देखो 4, 5, 6 और 3 ऑक्सीजन है, 6:3, इट्स अ 2:1 ओनली. CH3, COOH, HOH, 4 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, आपको 4 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना बच्चों. Yes, sir. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे होते हैं, 2:1 के प्रपोर्शन में होते हैं. तो कहने का तरीका ये है कि ये जो सभी रहते हैं बच्चों वो 2:1 के प्रपोर्शन में ही रहते हैं, तब भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तब भी इनके जो बिहेवियर है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तब तो ये भी कार्बोहाइड्रेट में डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था. फिर क्या हुआ, एक ऐसा सब्सटेंस आया, रहमनोज. रहमनोज उसमें क्या था, एक्सेलेटर में बात करूं तो C6H12O5 था. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन 2:1 नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है. फिर पब्लिक को पता चली ये बात कि ऐसा नहीं है कि कार्बन के साथ पानी के मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऐसे ही नाम दे दिया कार्बोहाइड्रेट्स.
आगे बुरी बात समझ में आपको? लेकिन अब नाम दे दिया तो दे दिया, अब वो चेंज नहीं करने वाले इसको। लेकिन अब हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये नहीं होता। ओके, यस और नो? Yes, sir. तो सर तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहले कैसे डिफाइन करते थे कि जिसमें हाइड्रोजन 2 J1 है, कार्बन के साथ पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इस तरह से वो लोग क्या करते थे, डिसाइड करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया इन लोगों ने, बताओ? अब इन लोगों ने क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स लेके आ गए कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 J1 ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल लिया रैमनोज। रैमनोज में क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन जम ऑक्सीजन क्या होता है भाई, हाइड्रोजन जम ऑक्सीजन क्या होता है, 2 J1। सर 2 J1 हुआ तो कार्बोहाइड्रेट ही हुआ ना वैसे। वैसे हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है वैसे, मतलब फिक्स नहीं है वो, मोस्टली बोल सकते हैं, मोस्टली। ओके, चलो अब बात ये हो गई, तो फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? तब अब हम किसको बोले भाई कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? तब वो हम किसको बोले, बताओ? तो वो अब आप देखो तो पहले आप ग्लूकोज को याद करो। अगर जिसको नहीं पता है तो जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, हर बार आप ट्राई करो 2 से 3 बार खुद से ड्रॉ करने की ट्राई करना है। CHO 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर CHO लिखना है, नीचे क्या लिख दोगे तुम लोग, बताओ? ऊपर CHO, नीचे क्या लिखोगे? CH2OH. यस। अब अगर हम लोग बात करें तो, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे OH 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 और इस और एक OH, और यहाँ पे आएगा आपका H, बाकी जहाँ पे भी बचते हैं वहां पे H। ड्रॉ किया आपने? समझना अच्छे से बच्चों, बहुत ही काम का है, ये रहो। नाउ इज इट क्लियर? CHO OH OH 3 4 और ये हो गए, है ना? Yes, sir. ओके, तो फिर अब कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम लोग डिफाइन करें? ये कार्बोहाइड्रेट है। सो अच्छे से याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली, कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल कैसे कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ओके, और और द कंपाउंड हुज हाइड्रोलिसिस, और कंपाउंड, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, लास्ट में समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, और कंपाउंड्स which produce such a units on hydrolysis. Carbohydrates, optically active polyhydroxyaldehyde, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। देखो यहाँ पे, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 5. 5। तो ये पेंटा हाइड्रोक्सी हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये देखो यहाँ पे एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, कई बार कीटोन भी होगा, लेकिन ऐसा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। या फिर आप सुक्रोज की बात करो, सुक्रोज, तो सुक्रोज का जब हम पानी डाल के हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब हमें क्या मिलने वाला है बच्चे, ग्लूकोज, और क्या मिलने वाला है दूसरा,
ग्लूकोज प्लस क्या मिलने वाला है? फ्रुक्टोज। आ रही है बात समझ में आपको? यस और नो? ग्लूकोज और क्या मिल रहा है? फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज का और हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा? ऐसे यूनिट मिले जैसे पहले थे वैसे। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स which produce such a unit, ऐसे यूनिट जो बनाते हैं यूपन हाइड्रोलिसिस इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। अब आपको बात समझ में आ रही है? वैसे तो मैं सिंपल इतना बोल सकता हूं कि ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हो, तब उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं हम लोग। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो क्लियर ना? डेफिनेशन आ जाएगी अभी। अगर ऐसा पूछे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स विद अ सुटेबल एग्जांपल 2 मार्क्स में, तो 1 मार्क्स में डेफिनेशन और 1 मार्क्स में एग्जांपल, नथिंग एल्स। ओके, यस और नो? चलो कौन बोलेगा अभी? डेफिनेशन कौन बताएगा? बताओ। चलो कृतार्थ डेफिनेशन बोलो। कार्बोहाइड्रेट्स की हम्म ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड। हम्म ये कंपाउंड। तो रखो सर वो। ओके, पढ़ना है तुझे? ले पढ़ ले। ओके। सर તમે ઓલી પીડીએફ કેમ અનસેન્ડ કર નાખી? अरे यार बंद हो जा तू। ओके, अब इसके दूसरे नाम भी है कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरा नाम दिया जाता है सैकेराइड्स। दूसरा कौन सा नाम दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को? बताओ। सैकेराइड्स। ओके, तो सैके ग्रीक की बात करें तो ग्रीक में सैक्रोन का मतलब होता है, सैकारोन का मतलब होता है शुगर, स्वीट टेस्ट। तो ये जो होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, ये सब स्वीट होते हैं। यस और नो? सो दे आर स्वीट Yes. इन टेस्ट, तो हम उनको शुगर बोलते हैं। और शुगर का मतलब होता है सैकेरम, सैकेरोन। ओके, तो वहां से उसका नाम दे दिया है सैकेराइड्स। सैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ओके, जिसका टेस्ट कैसा रहता है? स्वीट। यस और नो? चलो, रेडी? Yes, sir. Okay, next one. Next question. Just classify carbohydrates according to the hydrolysis unit. Classify the carbohydrates. Carbohydrates को classify करना है. Yes or no? Carbohydrates. So carbohydrates can be classified. Okay. According to the behavior on hydrolysis. उसका hydrolysis करते हो तो उसमें से कितने यूनिट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग टू इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मोनोसैकेराइड। फिर कौन आता है? ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगो के बाद कौन आएगा? ओलिगोसैकेराइड। Polysaccharide. यस। पॉली मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, and last one is polysaccharide. Okay. Okay, अब आप थोड़ा सा सोचो। तो बात करें तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स की बात करें। सो इट्स लाइक simple unit of polyhydroxyaldehyde and ketone. It's a very very simple unit. You cannot hydrolyze it. इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? It cannot be hydrolyzed. Can और not दोनों इकट्ठा हो गया। It cannot be hydrolyzed. आ रही है बात समझ में? It can simple units
it cannot be hydrolyzed. Okay, simple unit, it cannot be hydrolyzed. उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रैमनोज, ऑलमोस्ट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन. कितने भाई? 20 मोनोसैकेराइड्स. क्या आप इसका फर्दर क्या नहीं कर सकते बच्चों? इसका फर्दर आप हाइड्रोलिसिस ही नहीं कर सकते हो. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा वाला फॉर्म है मोनोसैकेराइड. याद आएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसके अच्छे से एग्जांपल है. ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ ओलिगोसैकेराइड. इसमें क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, अप टू 10. ओलिगोसैकेराइड उन्हें बोलते हैं कि जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें 2 से 10 जो है वो मोनोसैकेराइड मिले. कितने? 2 से 10 क्या मिले हमें बच्चों बताओ? 2 से क्या मिले? 10 तक मोनोसैकेराइड मिले. समझ रहे हो बात आप? चलो उसमें से पहला हम लोग देखते हैं. हाँ, 10 से अगर ज्यादा मिलेंगे तब उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड. हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, अगर उसका हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल है, तो मोनोसैकेराइड. अगर इसके हाइड्रोलिसिस से 2 मिल रहे हैं, 2 से 10 जितने मोनोमर मिल रहे हैं, तब उसको हम लोग ओलिगो बोलते हैं. और 10 से ज्यादा मोनोमर मिल रहे हैं तब उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं. समझे आप बात? और अब हम बात करते हैं ओलिगो में 2 से 10 में. पहले 2 की बात करते हैं. यस और नो? Yes or no? Yes, sir. So now what do you mean by disaccharide? Tell me. So you put a hydrolysis. नंबर 2 है. Yes. ये सपोज ये डाइसैकेराइड है. अगर आप इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? 2 मोनोसैकेराइड क्रिएट होंगे. तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट कि जिसके हाइड्रोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं, तब उनको क्या बोला जाता है बच्चों बताओ? तब उनको क्या बोला जाता है? डाइसैकेराइड. Disaccharides. ओके, यस और नो? ओके, एग्जांपल की बात करें इसके तो कौन आएगा बताओ? इसके एग्जांपल की बात करें तो सुक्रोज, क्या? माल्टोज, माशूले, माशूले, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. आई बात समझ में? चलो ट्राइसैकेराइड किसको बोलते हैं बताओ? ट्राइसैकेराइड किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोलिसिस पे 3 मोनोसैकेराइड्स दे. यस. तब उनके आप एग्जांपल में कौन लिखने वाले हो? चलो ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल रेमनोज, रहमनोज. यस, इन लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है? ओके, और टेट्रासैकेराइड किसको बोलोगे? रेफिनोज आएगा ना सर? क्या हुआ? रेफिनोज. रेफिनोज, स्टेचियोज. हेलो, स्टेचियोज. ये देखो पूरा मस्त. मैं यार मतलब दिमाग ही नहीं चला था मैं भी यार. एक सेकंड ना बच्चों. ओके, आगे आपके सामने पूरा क्लासिफिकेशन. Yes, sir. ये रेफिनोज जो है वो ट्राई है और स्टेचियोज है वो टेट्रा है. समझ रहे हो बात? पोली में क्या नाम आएगा? पोली में क्या होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज. ये पॉलीसैकेराइड्स है. अभी आप समझ रहे हो मेरी बात? ये हम ये इसको है ना खिसका के यहीं पे रखने वाले हैं. डाइसैकेराइड इज अ पोर्शन ऑफ ओलिगो ओनली. ओके, है ना? Yes, sir. अब बात ये बनती है जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना उनमें टेस्ट नहीं होता है बच्चों. याद रखना ये बात. ये जो होते हैं ना उनमें टेस्ट नहीं होता है बच्चों. स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाते हैं, ओके, तो उनके जो है हम और भी ये हमने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया? ऑन द बेसिस ऑफ
हाइड्रोलिसिस। अब हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आई कैन से टेस्ट। तो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे से स्वीट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनका टेस्ट जो होता है वो चला जाता है। समझे बात? यस और नो? और अगर मैं एक और बात आपको बताऊं तो चलो भाई, ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। इज इट क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस? Yes, sir. Yes. अब एक दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, reducing sugar and non-reducing sugar. Carbohydrates can be classified on the basis of carbohydrates can be classified on the basis of reducing property. Reducing sugar and non-reducing sugar. अगर मैं बात बताऊं आपको अच्छे से तो सबसे पहले वाली बात बोलो कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? दैट सैकेराइड कैन, दैट कार्बोहाइड्रेट इट कैन reduce Fehling solution and Benedict solution. आई बात समझ में? और ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकते. So if the reducing groups of monosaccharides, aldehyde or ketone groups are bonded, these are non-reducing sugar. अगर मैं बात करूं तो सुक्रोज जो है हमारे पास, सुक्रोज इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग. क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी. लेकिन अभी क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होती है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है. फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इन सब का अगर आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो इन सब का क्या कर सकता है बताओ बच्चों? रिडक्शन कर सकता है, तब उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं. ओके, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ले लो आप, ठीक है, माल्टोज ले लो. सो दे ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग but sucrose sorry, they all are reducing but our sucrose is a non reducing. Is it clear? Yes or no? समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बातें बच्चों? Yes, sir. ओके, तो ठीक है, रिजॉइन करते हैं और उसमें हम वापस क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं. चलो रिजॉइन कर लेते हैं.